आज उत्तराखंड प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खबर 100 की खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र की समस्याओं से पहले भी जुड़ा था, अब भी जुड़ा रहूंगा, कार्य करवाता रहूंगा। चीनी मिल के बारे में उन्होंने कहा कि हमने चीनी मिल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के से कहकर शुरू करवाया था, वह बंद नहीं होगी, इसके लिए काम चलता रहेगा। क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, सिडकुल के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से टैलेंट के आधार पर चयन हो रहा। सौरभ बहुगुणा ने खबर 100 से बात करते हुए बताया, उन्होंने यह भी कहा कि सितारगंज क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रेलवे स्टेशन है, जिसका सर्वे हो चुका है, हम जल्द ही इस काम को पूरा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, जिसका जवाब जल्दी आ जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे, जो विभाग मेरे पास से ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, उसके लिए हमेशा प्रयास रहेगा। उन्होंने अपने बयान में खबर 100 को यह भी बताया कि मैं काम करने आया हूं, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे केवल काम के लिए जनता ने चुना है और काम करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम बैठे हैं यहाँ पे उत्तराखंड प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के साथ। जैसा कि सब आप जानते हैं कि सौरभ बहुगुणा हमेशा समस्याओं से जुड़े रहे, सितारगंज से जुड़े रहे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में हमसे ये भी कहा था कि अगर जनता ने दोबारा विश्वास दिखाया तो मैं जो समस्याएं सितारगंज की छूट गई हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के साथ फिर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आज हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, जब प्रदेश सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी है तो सितारगंज क्षेत्र में वो कैसी प्राथमिकता दर्ज कराएंगे, किस हिसाब से काम करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बयान में ये कहा था और उन्होंने कामों को करवाया भी है, ये हम आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आगे उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, और सितारगंज में कितना टाइम देंगे और इन समस्याओं का कैसे समाधान होगा, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ बहुगुणा जी। सौरभ जी, सबसे पहले आपका खबर 100 में स्वागत है। बहुत बहुत सौरभ जी, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने आपके ऊपर डाल दी है, और पहले आप क्षेत्रीय विधायक थे तो सितारगंज में ज़्यादा टाइम देते थे। अब आपको क्या लगता है कि पूरे प्रदेश की जब जिम्मेदारी है तो सितारगंज की जो समस्याएं छूट गई हैं उनके समाधान के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको सिर्फ सितारगंज से टिकट नहीं दिया, मुझे जीतने के बाद राज्य की सेवा करने का मौका भी दिया कैबिनेट में। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी के संगठन का, और सितारगंज की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझको अपना दूसरी बार आशीर्वाद और समर्थन दे के मुझको विश्वास दिखाते हुए मुझे यहाँ पर जिताया। और जहाँ तक आपने समस्याओं की बात करी, मैं लगातार सितारगंज के लोगों से टच में हूँ। मैं ये आज 2 दिन से सितारगंज ही हूँ, उसके पहले भी मैं यहाँ पे 2 दिन रह के गया। कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो रिश्ता है वो कायम रहे, जो भरोसा है वो कायम रहे, और जो समस्या है वो सब मेरे समाधान में। लोगों के पास मेरे नंबर हैं, लोगों मुझे फ़ोन तो कर ही रहे हैं, सबसे बात हो रही है, और मेरे प्रतिनिधि भी यहाँ पर आवास पर रहते हैं, तो काम ऐसे कोई रुक नहीं रहा है। लेकिन हाँ, प्राथमिकता पे सितारगंज को हमेशा रखा गया और रखा जाएगा। सौरभ जी, उम्मीदें उसी से की जाती हैं जिससे काम की उम्मीद हो, तो यहाँ की जनता ने शायद आपसे ज़्यादा उम्मीदें इसलिए की हैं कि आप क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, काम करते हैं। और जब आप विधायक चुन के गए थे तो बहुत लोगों से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने लोगों के विचार जाने, तो उन्होंने कहा कि सौरभ बहुगुणा को शिक्षा मंत्रालय मिलेगा, स्पोर्ट्स मिलेगा, तो युवाओं में एक उत्साह था। अब जबकि आपको एक डिफरेंट जो मिला है, आपको कोटा जो उन्होंने आपको जो कैबिनेट की जिम्मेदारी दी है, तो इससे लगता नहीं कि थोड़ा सा आपको युवाओं के साथ जुड़े रहने में, उनकी समस्याओं को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर मंत्रालय कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, से लेके युवाओं से लेके हर चीज़ में मेरे मंत्रालय काम आएंगे। अब आप दुर्ग में देख लीजिए, हमारे पास दुर्ग में 53,000 लोग हमारे दुर्ग से जुड़े हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के। हमारे स्किल डेवलपमेंट में मैं युवाओं को ट्रेन भी कर सकता हूँ, और ITI के द्वारा, और ITI में उनको शिक्षा भी हो सकती है, और स्किल डेवलपमेंट में उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। फिर आप आ जाइए हमारे चीनी मिल में मैं अपने गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आ रहा हूँ जो गन्ना किसानों से प्रभावित है, खुद के क्षेत्र में चीनी मिल है, तो गन्ना किसानों की मदद कर सकता हूँ क्षेत्र के और प्रदेश के। उसके बाद आप मेरे मत्स्य पालन में, पर्वतीय क्षेत्र में हमारे साथ लगभग हज़ारों परिवार आज मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे विभाग हैं, और अगर देखिए सेवा करने का भाव हो तो
विभाग मैटर नहीं करता। उत्तराखंड का हर मंत्रालय कहीं ना कहीं रोजगार देने में और मातृशक्ति को सशक्त बनाने में अपना काम कर सकता है। मैं उसी पे काम करूँगा। सौरभ जी, एक सवाल आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री ने ये चीनी मिल का उद्घाटन किया था तो किसानों में एक उत्साह देखने को मिला था कि अब हम आगे गन्ना उगाएंगे, और आपको पता था कि जब ये चीनी मिल बंद हुई थी तो लोगों ने अपना गन्ना उगाना बंद कर दिया था। और फिर जब ये चीनी मिल को चलाया गया तो ये चीनी मिल पूरी तरीके से वैसे नहीं चल पाई। तो अब जबकि आप सितारगंज से विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री भी हैं, और आपको पता ही है कि उनको 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करना है। अब आपको लगता है कि इस चीनी मिल के लिए कुछ किया जाएगा जिससे किसानों में गन्ना उगाने के लिए एक और उत्साह पैदा हो और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी गन्ने का उत्पादन हो? मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। जी जी कि अभी आपने अपने स्टेटमेंट में बोला कि सितारगंज चीनी मिल सुचारू रूप से नहीं चल पाई। जी 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 पिछले 5 साल में सितारगंज चीनी मिल ने इस बार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 2021-22 में। जी जी हमने जब 17 में चीनी मिल हमारी सितारगंज की बंद हुई थी तो हमारी सितारगंज चीनी मिल ने टोटल में 15 लाख क्विंटल पर आया था। 17 की बात बता रहा हूँ जब बंद हुई थी। और जब 21 में हमने उसको वापस खुलवाया तो हमारी चीनी मिल 17.5 लाख क्विंटल पर आया। तो सितारगंज चीनी मिल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिर गन्ना क्षेत्रफल की आपने बात करी, उसको भी थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि सितारगंज में 18% गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है, खटीमा में 21% गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है, और हमारे पूरे ज़िले में 3% गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है पिछले 3 साल में। हमारी सितारगंज चीनी मिल बहुत सुचारू रूप से चली। हमारे सितारगंज चीनी मिल ने 17.5 लाख क्विंटल कराया भी है। किसानों का गन्ना जो है हमारी सितारगंज चीनी मिल, यहाँ तक कि किच्छा का गन्ना जो है वो हमारी चीनी मिल ने कराया है, क्योंकि किच्छा में जब ब्रेकडाउन हुआ था। और इस बार भी मैंने किसानों को वादा किया है कि आप गन्ना को आप उगाइए, गन्ना की खेती करिए, और इस सितारगंज चीनी मिल सुचारू रूप से चलेगी भी और वो आपको सपोर्ट भी करेगी। दूसरी बात, हमारी चीनी मिल अप्रैल में बंद हुई, 17 अप्रैल को, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फिर आया था। 17 की बात बता रहा हूँ जब बंद हुई थी। और जब 21 में हमने उसको वापस खुलवाया तो हमारी चीनी मिल 17.5 लाख क्विंटल पर आया। तो सितारगंज चीनी मिल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिर गन्ना क्षेत्रफल की आपने बात करी, उसको भी थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि सितारगंज में 18% गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है, खटीमा में 21% गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है, और हमारे पूरे ज़िले में 3% गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है पिछले 3 साल में। हमारी सितारगंज चीनी मिल बहुत सुचारू रूप से चली। हमारे सितारगंज चीनी मिल ने 17.5 लाख क्विंटल कराया भी है। किसानों का गन्ना जो है हमारी सितारगंज चीनी मिल, यहाँ तक कि किच्छा का गन्ना जो है वो हमारी चीनी मिल ने कराया है, क्योंकि किच्छा में जब ब्रेकडाउन हुआ था। और इस बार भी मैंने किसानों को वादा किया है कि आप गन्ना को आप उगाइए, गन्ना की खेती करिए, और इस सितारगंज चीनी मिल सुचारू रूप से चलेगी भी और वो आपको सपोर्ट भी करेगी। दूसरी बात, हमारी चीनी मिल अप्रैल में बंद हुई, 17 अप्रैल को, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सितारगंज चीनी मिल 17 अप्रैल को बंद हुई और 4 मार्च तक का उनको पेमेंट मिल चुका है सारे किसानों को। हमारे गन्ना सोसाइटी में पिछले 2.5 साल से लोगों की तनख्वाह और लोगों का जो कमीशन होता है 2% का जो सोसाइटी कमीशन था वो नहीं निकला। 57 लाख रुपए का पेमेंट सितारगंज गन्ना सोसाइटी को मैंने मंत्री बनने के बाद करवाया हो चुका है। उनकी मार्च तक की सैलरी निकल चुकी। तो देखिए सारे हो रहे हैं, थोड़ा जानकारी की अभाव है लोगों में। गन्ना किसानों को मैंने कल भी निवेदन किया, सोसाइटी में जाके यही निवेदन किया कि आप लोग गन्ना उगाइए, गन्ना का क्षेत्रफल बढ़वाइए, ताकि चीनी मिल सितारगंज को हम सपोर्ट कर सकें। देखिए चीनी मिल का अगर प्रॉफिट होना है तो उसमें सरकार के साथ साथ गन्ना किसानों को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। सिर्फ चलाने का भार सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों को मिल के अगर काम करेंगे तो ही सितारगंज चीनी मिल सफल होगी। सौरभ जी, सितारगंज की सबसे बड़ी समस्या एक और भी है कि आज तक यहाँ पे रेलवे नहीं बना है, यहाँ पे स्टेशन नहीं बना है, और इसको आपको पता है कि ये बहुत पहले ही सर्वे हो गया था जब शायद कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैटर्न में ये भी कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी इन चीज़ों को, क्योंकि अगर रेलवे आता है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब जबकि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार है और आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इस काम को आप पूरा करेंगे और कब तक करेंगे? ज़रूर करेंगे। मैं कोशिश, माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव इस वक्त चल रहा है, हम सब उसमें व्यस्त हैं। ये चुनाव संपन्न होने के बाद मैं ज़रूर उनके साथ बैठूंगा और गन्ना जो हमारे सितारगंज रेलवे लाइन की जो समस्या है उसको उनके समक्ष रख के कहीं ना कहीं उसका समाधान करवाएंगे। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। वो सवाल ये है कि वो युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। यहाँ युवा, आपको पता है कि डिग्री कॉलेज भी है, तो कोई भी युवा ग्रेजुएशन करने के बाद में वो हमेशा यही कहता है कि अब मैं जॉब कहाँ करूँ, क्योंकि सरकारी जॉब तो इतने रहे नहीं हैं। और प्राइवेट सेक्टर में उनकी एक शिकायत सबसे ज़्यादा रहती है कि कंपनियों को ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से हमें जॉब दिया जाता है, जिससे हमारा शोषण होता है। अगर कंपनी डायरेक्ट हमें कंपनी की तरफ से अप्लाई करे, हमें वो काम दे,
तो फिर हम लोगों को हमारी पूरी सैलरी मिलेगी, हमारा शोषण नहीं होगा। तो इस विषय में आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए शोषण नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई कंपनी में ऐसा शोषण कर रहा है तो आप हमेशा एक कंप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए यही पर हमेशा हूँ कंप्लेन के लिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि देखिए ऐसा नहीं है कि सुतारगंज कोई किसी को भी परमानेंट बेसिस पे काम नहीं देगा। ये अगर कोई कह रहा है तो एकदम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि सितारगंज में बहुत सारे हमारे सितारगंज के लड़के हैं सिडकुल में जो परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, आप यूपी चले जाएंगे वहाँ पे भी है, वहाँ महाराष्ट्र चले जाइए वहाँ पे भी है, आप पंजाब चले जाइए वहाँ पे भी है। ठेकेदारी प्रथा हर इंडस्ट्री में हर जगह पर है, तो उसके लिए ज़रूर शोषण नहीं होना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठेकेदारी प्रथा के लिए मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई अगर किसी कंपनी में ठेकेदार के द्वारा शोषण किया जा रहा है तो वो गलत है। सर, हमने ग्राउंड रिपोर्ट में सिडकुल में भी जाके सर्वे किया है, जो BA BCom करने वाले लड़के भी हैं वो भी मजबूरी में मजदूरी करते हैं, गाड़ी के लोडिंग का काम करते हैं। तो उनका कहना है, जब हमने उनका बयान लिया, मैं आपको दिखा सकता हूं, उन्होंने ये कहा कि हमें कंपनी की तरफ से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हम ITI नहीं कर रखी है, हमने वहाँ ITI डिप्लोमा होल्डर चाहिए। तो आप मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ, भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही हमने वहाँ ITI डिप्लोमा होल्डर चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ, भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपकी जॉब मिलेगी ना। जी 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 जी। अगर आप हमारे यहाँ पे सिडकुल में जो कंपनीज हैं वो 90% इंडस्ट्रियल और आपकी, लेकिन सर वो उम्मीदें आपसे करते हैं ना, क्योंकि काम आप करते हैं। मेरी बात आप नहीं समझे बात। मैं अगर आपने अगर पढ़ा 10वीं पास तक है तो मैं आपको MBA की नौकरी थोड़ी ना दिलवा दूंगा या ITI की नौकरी थोड़ी ना दिलवा दूंगा। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लोगों को। हमारे यहाँ सर्विसेज कंपनीज नहीं है कि BCom MBA और BBA यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेंगे। हमारे यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन कंपनीज में है, सर्विसेज में नहीं है। प्रोडक्शन कंपनी का 90% काम मशीनों पे होता है। अब मशीनों पे जो क्वालिफाइड और जो एक्सपीरियंस्ड और जो एक्सपर्टीज लोग हैं वही जाएंगे। कल मशीन पे कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? फिर आप कहेंगे कि भाई साहब कंपनी उत्पीड़न करके BCom वाले को उसने मशीन पर डाल दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं आपकी नौकरी आपके डिग्री से ही प्रभावित होती है। मैं वकील हूँ तो मैं वकालत ही करूँगा, मैं डॉक्टर तो नहीं बन जाऊँगा। लेकिन सर सवाल जब सरकार पे सवाल तो सरकार पे ही उठते हैं ना, विपक्ष से तो हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा होगा दादा, आप सवाल वही करेंगे जो जायज़ होगा ना। अब आप मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं BA के लड़के को मैं ITI का जॉब दिलवा दूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद ये है कि जो जिस क्वालिफिकेशन पे है उसको उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए। मैं इसमें कोई मत में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है जिससे आप वो काम कर सकें जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो उसमें मदद नहीं हो सकती। क्योंकि वो कंपनी भी प्रोफेशनल कंपनी है, वो कंपनी ने भी अपने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो करोड़ों रुपए की मशीन चला रहा है, करोड़ों रुपए का उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उत्तराखंड में। कल अगर उसमें कोई हादसा हो जाता है, कल कोई मशीन पर ख़राब हो जाए या मशीन पर कोई बच्चे का हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जॉब मिलनी चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे युवाओं को रोज़गार मिले ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्वालिफिकेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ये थोड़ी ना है कि आपने सौरभ बहुगुणा का फ़ोन करवाया, आप 10वीं पास हैं और मैं आपको लगवा दूंगा ITI के जॉब में, ये नहीं हो सकता। सर, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत मुश्किल से अपना परिवार चलाना, और इस महंगाई के ऊपर भी आप सत्ता में हैं और केंद्र में भी BJP की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो महंगाई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी GDP माइनस चली गई, लेकिन अब तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे महंगाई से भी लोग परेशान है, इसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें विधानसभा में इन चीज़ों को भी एनालाइज करना चाहिए? क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑलरेडी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही डीजल के दाम कम करे, पेट्रोल के दाम कम करे, रसोई गैस के दाम कम करे, दालों के दाम कम करे। सब महीना की देखिए लगातार GDP गिरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के सकुशल हाथों में है, और मुझे पूरा विश्वास है जो संवेदनशीलता उनके अंदर है, कहीं ना कहीं महंगाई पर भी आपको कंट्रोल पहुँच दीजिए। चलिए सर, शायद सवाल सबसे ज़्यादा उन्हीं से किए जाते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं क्षेत्र में, इसलिए सर ये जनता के सवाल होते हैं और हम आपसे पूछ लेते हैं। एक संदेश दे दीजिए सितारगंज की जनता के लिए। मैं सितारगंज की जनता का हमेशा आभारी रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपका भरोसा, आपका विश्वास अपने भाइयों बेटियों पर बना रहे। लगातार हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। सितारगंज को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है।
आप देख रहे थे खबर 100। आपने देखा कि सौरभ बहुगुणा जी जो सितारगंज क्षेत्र के विधायक भी हैं और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा उनकी कसौटी पे खरा उतरने के लिए। और महंगाई के मुद्दों पे भी बात की। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को भी हम विधानसभा में उठाते हैं और समय समय पे इनका समाधान भी किया जाता है। चीनी मिल के मामले में भी उन्होंने साफ कहा कि चीनी मिल को सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा, उसे चलाया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। और बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबर 100। अब पल पल की खबर हम आम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे खबर 100। गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।